नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक का नाम है हमारा किरचॉफ का नियम, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जिस बार इसके न्यूमेरिकल या इसका डायरेक्ट नियम ही पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि ये 4 से 5 नंबर का आता है। अगर न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में देता है तो 3 से 4 नंबर का देता है, इससे कम का देता ही नहीं है। और कई बार तो इसकी डायरेक्ट इसकी जो नियम है इसको ही पूछ लेता है कि किरचॉफ का नियम क्या है, और इसके दोनों नियम भी लिखिए, ठीक है। तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। और आज हम इसके इस वीडियो के माध्यम से किरचॉफ के नियम को आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो देखो, कई बार ये किरचॉफ का नियम ना कहकर वो किरचॉफ का नियम कहता है, कि कई किताबों में लिखा होता है किरचॉफ का नियम, एनसीईआरटी किताबों में। तो बात एक ही है, चाहे किरचॉफ का नियम कहे या किरचॉफ का नियम कहे, इसका मतलब एक ही है, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं किरचॉफ का नियम आखिर लागू कहाँ पर होता है। मतलब हम पढ़ तो रहे हैं कि ये किरचॉफ का नियम है, तो हम पता कैसे चलेगा कि हम इसको लागू कहाँ करेंगे। तो देखो, किरचॉफ जो नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जटिल विद्युत परिपथों के बीच विभवांतर तथा उसके बहने वाली धाराओं के बीच एक संबंध प्रस्तावित किया, यानी मतलब अपने दो नियम दिए थे। इस दोनों नियम की सहायता से हम उनके बीच विभवांतर तथा धारा को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख लेना है कि जो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने एक जटिल विद्युत परिपथों के बीच लगने वाले विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धाराओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए दो नियम दिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, किरचॉफ ने दो नियम दिए। एक नियम का नाम है धारा का नियम या लूप का नियम। धारा के नियम को संधि के नियम को हम धारा का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि धारा का नियम क्या है और संधि का नियम क्या है, दोनों एक ही है, ठीक है। और इसको दूसरे नियम को कहते हैं लूप का नियम। लूप के नियम को भी हम वोल्टता का नियम कहते हैं। दो इसके मतलब है। लूप के नियम को हम वोल्टता को भी कहते हैं, या लूप का नियम बताए या लूप का नियम पूछे या वोल्टता का नियम पूछे, बात उसका एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं संधि का नियम या धारा का नियम, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो पहला नियम दिया संधि का नियम, उन्होंने कहा इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ की संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, आइए अब इसको फिगर की सहायता से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, मान लिया मैंने एक ये परिपथ है, ठीक, और इसको संधि मान ली, ये जो हमारा ओ बिंदु है ये संधि मान ली। देखो, संधि का मतलब पहले समझ लेते हैं संधि का क्या होता है। संधि का मतलब होता है जोड़, यानी समस्त जितनी मतलब कोई चीज़ है वहाँ पर एक चीज़ आकर एक जगह पर आकर मिलती है, उसको ही कहते हैं संधि, ठीक। इसको हम गांठ भी कह सकते हैं संधि। या जैसे कि हम सड़क का जो चौराहा होता है, तिराहा होता है, उसको हम संधि कहते हैं। यानी कि दो या तीन से चार रोड मिलकर एक जगह पर मिलती हैं, तभी तो उसको हम चौराहा कहते हैं। तो इसको भी हम कह सकते हैं धाराओं का चौराहा, ठीक है। तो ये देखो, वो जो हमारे बिंदु जो जितनी धाराएं हैं वहां पर एक ओ बिंदु पर आकर मिली हैं, तो इसको हम संधि कहते हैं, ठीक है। हम इसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया है, ठीक। और हमने मान ली यहाँ ये I1 धारा आई है, I2 धारा आई है, I3, I4 और I5, ठीक। अब देखो, उन्होंने क्या कहा था कि जितनी ये समस्त धाराएं हैं एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको हम इसी जो नियम है इसकी सहायता से हम इसको सोल्व करते हैं, जो इसका फार्मूला क्या होता है। तो उन्होंने क्या कहा था, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये हम मान लेते हैं ये I1 I2 जितनी धारा है इसको हम योग करके शून्य कर देते हैं। इसको सबसे पहले इसको मतलब लिखने से पहले एक और बात बता दें कि जो देखो, जो संधि के तरफ आती जो संधि है वो पास की तरफ जो धाराएं आती हैं उसको हम धनात्मक लेते हैं, और जो संधि से दूर धाराएं जाती हैं उसको हम ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सोल्व करते समय। जो संधि के पास धाराएं आएंगी उसको हम धनात्मक लेंगे, और जो संधि से दूर जाएंगी उसको हम ऋणात्मक लेंगे। देखो, ये संधि के पास तीनों धाराएं आ रही हैं, ये जो दो धाराएं हैं वो संधि के बाहर जाएंगी, तो इसको हम निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं पहले कि I1 प्लस I2 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। और माइनस यहाँ पर ही देखो संधि से दूर धाराएं जा रही हैं, -4 और -5 संधि से दूर धारा जा रही हैं, तो उसको हम निगेटिव लेंगे। तो माइनस का I4 प्लस माइनस है ना, तो माइनस का I5 बराबर 0, यानी कि बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है। अब देखो, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस
I3 बराबर, अभी जितनी माइनस वाली धारा है उधर उधर उनको उधर जीरो के उधर फेंक दो, तो ये जितनी माइनस है प्लस हो जाएंगी, तो I4 प्लस I5, ठीक, I5। अब देखो इस नियम से हमें मतलब क्या निकल रहा है कि देखो जितनी ये धाराएं हैं उतनी भी ये भी धाराएं हैं, यानी इस नियम से क्या मतलब है, जितनी यहाँ से धाराएं जाएंगी यानी जितनी संधि से धारा गुजरेंगी निकलने के बाद उतनी ही धारा होगी, यानी कि कम नहीं होगी। जितने आवेश यहाँ से निकल जाएंगे और संधि के निकलने के बाद भी उतने ही आवेश होंगे। यानी कि इस नियम से मतलब क्या निकलता है कि जैसे कि आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास जेब में 10 रुपये हैं, ठीक है, आपने जेब में 10 रुपये डाल देते हैं, मतलब आपके जेब में 10 रुपये हैं, और जब आप दोबारा हाथ डालकर उसको रुपये को निकालते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि 10 की जगह पर 20 रुपये बन जाए, कोई जादू तो है नहीं, ठीक है। तो यही यहाँ पर भी होता है, जितनी यहाँ पर आवेश जाएगा वहीं उतना ही संधि के बाहर उतना ही आवेश निकलेगा, मतलब यहाँ पर आवेश संरक्षण का नियम लागू हो रहा है, ठीक है। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। यानी अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है कि मतलब किरचॉफ के किस नियम को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, तो यही बात है, ठीक है, संधि के नियम को ही आवेश संरक्षण का नियम पर कहते हैं, ठीक है। या ऐसे पूछ लेता है कि किरचॉफ का कौन सा नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, तो हम बताएंगे संधि का नियम या धारा का नियम, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि आवेश संधि का नियम, संधि का नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, ठीक है, के नियम का पालन करता है। यानी कि जितनी धाराएं यहाँ से यहाँ बिंदु पर आएंगी और उस बिंदु के संधि पर आएंगी उतनी ही धारा इन बिंदु के बाहर निकलेंगी यहाँ पर, यानी कि कोई भी धारा रुकेगी नहीं, जितनी यहाँ से धारा आएगी उतनी ही वहां से गुजर जाएगी, ठीक है। यहाँ मान लो यहाँ पर ये जितनी ये मतलब पॉजिटिव वाली धारा है इनका योग हम मान लेते हैं 5 एम्पियर, तो यहाँ पर भी 5 एम्पियर की धारा ही गुजरेगी, मतलब कम या ज्यादा नहीं होगी, इसलिए इसको हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। यानी कि आवेश ना तो हम धारा को बना सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, उसको हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ, बस, ठीक। तो इसलिए इसको हम आवेश इस संधि के नियम को आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो अब आइए समझ लेते हैं दूसरे नियम को, यानी कि लूप का नियम या वोल्टता का नियम। अब देखो ये लूप का नियम या वोल्टता का नियम क्या कहता है, तो इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ या किसी बंद लूप में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग तथा उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या मतलब, इससे क्या मतलब निकला, ठीक है, समझ लेते हैं। उन्होंने जो ये दूसरा नियम है, ये नियम कहता है किसी बंद परिपथ, यानी कि अब बंद परिपथ होना चाहिए या लूप कह सकते हैं, यहाँ पर खुले परिपथ की बात हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं। जो दूसरा नियम है यहाँ कह रहा है कि बंद परिपथ होना चाहिए, ठीक है, किसी बंद परिपथ में बहने वाली धाराओं, यानी किसी बंद परिपथ में बहने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, ठीक है, तथा उस परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के योग का बीजगणितीय योग बराबर होता है, ठीक है। जो उसमें परिपथ में कुल धारा उपस्थित है उसका बीजगणितीय योग, ठीक, बराबर, और धारा उस परिपथ में उपस्थित उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक का बीजगणितीय योग दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आइए अब इसको पहले समझ लेते हैं इस फिगर की सहायता से, ठीक है। तो हमने एक दो बंद परिपथ मान लिया, इसको हम एक मान लेते हैं, इसको हम एक लूप मान लेते हैं, यानी इसको हम लूप को पास भी कहते हैं, ठीक। एक पास, ये पहला पास है, ये दूसरा पास है, तो हम सबसे पहले इसको पहले पास को लेते हैं, ठीक। तो पहले पास को लेते हैं। तो अब इस नियम की सहायता से देखो किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, यानी जो हमारा फाइनल फार्मूला निकल कर आएगा इसी की सहायता से निकल कर आएगा। तो उन्होंने क्या कहा था, किसी बंद परिपथ में बहने वाली कुल धारा, ठीक है, किसी बंद परिपथ में बहने वाली कुल धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, यानी धारा और प्रतिरोधक का गुणनफल कर देंगे प्लस बीजगणितीय योग कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या, देखो एक ये मान लेते हैं, हम यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, ए बी, यहाँ से करते हैं ए बी सी और डी और ई एफ, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहला पास लेंगे, एक ये वाला पास लेंगे बंद पास, तो हम ए बी सी डी ए पास लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन से परिपथ में लेने पर, बंद परिपथ में, तो सबसे पहले हम ए बी सी डी पास लेंगे या बंद परिपथ लेंगे। तो ए बी सी डी और ए, ठीक, यही इसका
जो लिखने का तरीका होता है यही होता है। अगर तुम यहाँ पर डी तक लिख दोगे यानी कि ए बी सी डी, तो बंद परिपथ कहाँ होगा, ठीक है। तो इसको भी लेना पड़ता है लास्ट वाले को भी, जो पहले लेते हैं उसको भी लास्ट वाले को भी लेना पड़ता है, तभी बंद परिपथ होता है, ठीक है। तो उसने क्या कहा था पहले नियम के अनुसार कि संगत बहने वाली किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग। तो ठीक है, चलिए अब इसको हम इस बंद पास को लेते हैं। सबसे पहले हम पहले बंद पास को लेते हैं, ठीक है। तो सब पहले बंद पास हमारा क्या होगा कि ए बी सी डी ए, ठीक, जो हमने ले लिया है ए बी सी डी ए, ये वाले पहले बंद पास को, ठीक है। सबसे पहले इसको सोल्व करने से मैंने पहले ये बता दूं कि जिस दिशा में हम अगर चल रहे हैं, अगर धारा की दिशाएं उसी साइड है यानी विद्युत वाहक बल उसी तरफ है, तो हम इसको प्लस में लेंगे, ठीक है। और अगर धारा जिस दिशा के साइड में हम चल रहे हैं, अगर उसके अपोजिट साइड में विद्युत वाहक बल है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और अगर धारा भी नेगेटिव है, अगर धारा उसके जिस दिशा में हम चल रहे हैं वो नेगेटिव अपोजिट साइड में हो तो इसको भी हम नेगेटिव लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बंद पास को ये वाले बंद पास को सोल्व करते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या कहा है इसमें कि किसी बंद परिपथ में कुल विद्युत वाहक नहीं बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, ठीक है। तो इसका पहले I1 प्लस I1 इंटू R1 यानी कि I1 इंटू R1 प्लस नहीं लगाएंगे, देख लेते हैं। अब देखो ये दिशा ऐसी गई, लेकिन यहाँ से हमारी दिशा इस साइड में चल रही है, क्योंकि जो विद्युत वाहक बल दूसरा विद्युत वाहक बल है इस दिशा में है, तो इसको हम माइनस लगाएंगे, यानी कि जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसके अपोजिट साइड में है तो माइनस से लगाएंगे। तो इसमें विद्युत वाहक बल के मतलब धारा कितनी है I2 और प्रतिरोध R2 है, ठीक है। तो I2 इंटू R2, ठीक। अब बराबर लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब इसमें इस परिपथ में कुल कितने विद्युत वाहक बल कितने हैं, देखो एक ये E1 विद्युत वाहक बल है, कि ये E2 विद्युत वाहक बल है, यानी कि 2 विद्युत वाहक बल है। तो E1, ठीक, इस दिशा में चले हम इस दिशा में गए, लेकिन यहाँ पर विद्युत वाहक बल की दिशा अपोजिट साइड में है जिस दिशा से हम चल रहे थे, तो इसको भी हम माइनस लगाएंगे, ठीक। तो माइनस का I2, ठीक। इस तरह से हम इसके बंद पास को सोल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह से दूसरे बंद पास को भी सोल्व करेंगे हम, यानी कि अब दूसरे बंद पास में अब दूसरे बंद पास में देखते हैं। देखो अब इधर धारा की दिशा इधर है और प्रतिरोध यानी कि इसके संगत प्रतिरोध धारा तथा इसका संगत प्रतिरोध कितना है I2 इंटू R2। अब इस दिशा में गए, देखो अब इधर तो सही है, ये जिस दिशा में हम चल रहे हैं उस दिशा में मतलब धारा भी है, तो इधर धारा कितनी है I1 प्लस I2, ठीक है। और संगत प्रतिरोध कितना है R3 बराबर। अब इसमें कुल विद्युत वाहक बल कितने हैं, विद्युत वाहक बल इसमें सिर्फ I2 है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों हम कोई भी बंद पास हो उसको हम सोल्व कर सकते हैं किस नियम के अनुसार, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार, यानी कि लूप का नियम या वोल्टा का नियम, इस नियम का यूज करके, ठीक। तो दोस्तों अब देखो इस नियम को हम किरचॉफ के नियम को हम मतलब आवेश जिस तरह से मतलब संधि का नियम जो है वो आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है, उसी तरह किरचॉफ के दूसरे नियम लूप या वोल्टा का नियम है वो, अब जो किरचॉफ का ये दूसरा नियम है लूप या वोल्टा का नियम, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करता है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, जो यह ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो जो किरचॉफ का पहला नियम है वो आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है, और जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।